नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे, प्लस पर्सनल मैसेज कर करके भी ये पूछ रहे थे कि सर ओएनजीसी ने एचपीसीएल को टेक ओवर किया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कुछ चेंज आया है, किसको क्या फ़ायदा हुआ है, किसको क्या नुकसान हुआ है, इन सारों के बारे में प्लीज़ एक वीडियो में बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी बारे में है। ओएनजीसी ने एचपीसीएल को टेक ओवर किया है, लास्ट ईयर किया है, पुरानी बात हो गई है, बट उसमें क्या क्या फ़र्क पड़ा है, क्या उससे इश्यूज हुए हैं, क्या उससे फ़ायदा हुआ है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 5 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे 5 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ? पहली बात तो ये बताऊँगा कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। ठीक है, वैसे आप सभी लोगों को ये पता है कि ओएनजीसी ने एचपीसीएल को टेक ओवर किया है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों है और किसको क्या बेनिफिट हुआ है, ये तो बताने वाला हूँ। नंबर दो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इफेक्ट ऑन एचपीसीएल के ऊपर क्या फर्क पड़ा है इस वाले मर्जर का। नंबर 3, अफेक्ट ऑन एचपीसीएल एम्प्लॉयज, एचपीसीएल के एम्प्लॉयज पे क्या फर्क पड़ा है इस वाले मर्जर का। नंबर 4, अफेक्ट ऑन ओएनजीसी विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओएनजीसी पे क्या फर्क पड़ा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5वां, अफेक्ट ऑन ओएनजीसी एम्प्लॉयज। ठीक है, बातें सारी क्लियर हो गई, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या, व्हाट हैपेंड। तो यार हुआ ये है कि ओएनजीसी ने एचपीसीएल को टेक ओवर किया है या मर्जर किया है। कैसे हुआ है? एचपीसीएल का लगभग 51.3% हिस्सा गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, एचपीसीएल एक सरकारी कंपनी, एक पीएसयू है, पीएसयू में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, तो 51.3% के आसपास गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी एचपीसीएल में। ठीक है, अभी एचपीसीएल को ओएनजीसी ने टेक ओवर किया, मतलब जो ये 51.3% गवर्नमेंट का था, ये गवर्नमेंट ने ओएनजीसी को दे दिया। ठीक है, और उसके बदले में क्या ले लिया? गवर्नमेंट ने ओएनजीसी से ले लिए पैसे। गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, पिछले 3-4 सालों से आप लगातार देख रहे हैं, लगातार प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट का सीन चल रहा है। तो उसी वाली चीज में हुआ ये कि गवर्नमेंट ने अपना 51.3% का स्टेक जो एचपीसीएल में था उसको सेल कर दिया ओएनजीसी को, और ओएनजीसी से ले लिए पैसे। अब इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? सबसे पहली बात ये सुनिए। देखिए, गवर्नमेंट को इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। एचपीसीएल ओएनजीसी को भले ही फायदा हुआ और नहीं हुआ वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। क्या मेन फायदा हुआ है? पहली बात, कोई टेंडर, कोई बिड सिस्टम, कोई टेंडर सिस्टम कुछ नहीं करना पड़ा। क्यों? जैसे कि आप बीपीसीएल के सेल में देख रहे हैं, कभी वो टेंडर करते हैं, कभी उसमें बिड नहीं आती है, कभी कोई बहुत लोअर बिड कोट कर देता है, कभी गवर्नमेंट को जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें इस वाले मर्जर में हुई नहीं। क्यों? गवर्नमेंट के पास एचपीसीएल भी है, गवर्नमेंट के पास ओएनजीसी भी है। गवर्नमेंट ने ओएनजीसी के से बोला कि हम एचपीसीएल का स्टैक बेच रहे हैं, आप खरीद लीजिए। अब ओएनजीसी करे भी तो करे क्या भाई? गवर्नमेंट के आगे तो सब फेल है ना, मतलब सब किसी का चलता नहीं है ना, चाहे वो लेना चाह रही हो या नहीं चाह रही हो। ओएनजीसी भले ही एचपीसीएल के साथ मर्जर करना चाह रही हो या नहीं करना चाह रही हो, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको लेना है, देन यू हैव टू टेक। सो पहली बात तो गवर्नमेंट को टेंडर सिस्टम, बिड सिस्टम से बहुत बड़ी आज़ादी मिल गई। मतलब उन्होंने एचपीसीएल को बेच के या एचपीसीएल का स्टेक बेच के पैसे भी ले लिए और ये सारी झंझट भी नहीं करनी पड़ी। तो पहला तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है। नंबर 2, गवर्नमेंट को जो शॉर्टेज हो रही थी उसके लिए आराम से पैसे आ गए। ओएनजीसी ने एचपीसीएल को खरीदने के लिए लगभग 37,000 करोड़ रुपए दिए हैं गवर्नमेंट को। वो जो 51.3% स्टेक है ना, वो लगभग 37,000 करोड़ का हुआ है, जो कि ओएनजीसी ने पे किए हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास अपने पास पैसे भी आ गए और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और तीसरा, कोई अपोजिशन नहीं झेलना पड़ा। अभी जब क्या हो रहा है, जब बीपीसीएल को सेल करने की बात हो रही है, तो बीपीसीएल के एम्प्लॉयज कितना ज्यादा अपोजिशन कर रहे हैं आपको मीडिया में कहीं नहीं दिखा होगा, बट कोई छोटी मोटी मीडिया है जो दिखा रही है। ठीक है, दिखा भी रही थी, अब तो उन्होंने भी करना छोड़ दिया है। तो पहली बात तो कोई अपोजिशन नहीं झेलना पड़ा गवर्नमेंट को। दूसरी बात कि यार इतने आराम से सारा काम हो गया ना कि ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बीपीसीएल को सेल करने में जितनी दिक्कतें अभी गवर्नमेंट को आ रही है ना, वो एक भी दिक्कत एचपीसीएल को सेल करने में नहीं आई और पैसा भी मिल गया। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फायदे की बात हो गई। गवर्नमेंट का सामान भी चला गया और गवर्नमेंट को पैसे भी मिल गए और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट का था। नाउ वी विल टॉक कि यार
एचपीसीएल पे क्या फर्क पड़ा, जो हमारा दूसरा पॉइंट था, इफेक्ट ऑन एचपीसीएल। तो मैं यार आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, एचपीसीएल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, एचपीसीएल का पहले 51.3% स्टेक गवर्नमेंट के पास था, नाउ वो 51.3% स्टेक ओएनजीसी के पास है। एचपीसीएल पहले सरकारी कंपनी थी, मतलब एक पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, तो अब एचपीसीएल एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, लेकिन कंट्रोल ओएनजीसी के हाथ में हो गया और कोई फर्क नहीं पड़ा है एचपीसीएल के ऊपर। ठीक है, तो एचपीसीएल में तो उल्टा इन्हें फायदा ही हो गया। प्राइवेटाइजेशन के लिए जाते ज़्यादा मुश्किल होता, उससे बढ़िया है यार ओएनजीसी ने खरीद लिया। अब जब ओएनजीसी बाद में कभी देखेगी कि हमको एचपीसीएल को सेल करना है या नहीं करना है, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन जाएगा उस टाइम पे जब भी ये होगा। तो एचपीसीएल के लिए तो विन विन सिचुएशन है। नंबर 3, अफेक्ट ऑन एचपीसीएल एम्प्लॉयज। एचपीसीएल के एम्प्लॉय के ऊपर क्या फर्क पड़ा है? नो अफेक्ट ऑन एचपीसीएल एम्प्लॉयज। ना ही उनका पे रिड्यूस हुआ है, ना ही वो प्राइवेट हुए हैं। अभी भी, पहले भी वो सरकारी थे, अभी भी वो सरकारी है, और पहले भी वो एचपीसीएल के लिए काम करते थे, अभी भी एचपीसीएल के लिए काम कर रहे हैं। एचपीसीएल ने मर्जर से पहले ही ये बोल दिया था कि हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, या फिर हमें ओएनजीसी की सब्सिडरी के तौर पे नहीं जाना जाए। हम एचपीसीएल है, हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हमें उसी नाम से जाना जाए, ये कंडीशन थी। तो एचपीसीएल के जो एम्प्लॉयज हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। नो पे रिड्यूस, नो प्राइवेटाइजेशन, उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं झेलनी पड़ी, पहले भी सरकारी थी, नाउ ऑल्सो सरकारी। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। नंबर 4, ऑन नंबर 4 आई टॉक अबाउट ओएनजीसी पे क्या फर्क पड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए होता क्या है, अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। ओएनजीसी को गवर्नमेंट को देने के थे 37,000 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि वो एचपीसीएल को खरीद रही थी। अब यार 37,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, भले ही वो 8-9 लाख 10 लाख करोड़ की कंपनी हो, लेकिन ये जो पैसा है ये कहाँ से आया? ओएनजीसी के पास पैसा नहीं था। ओएनजीसी ने क्या किया? ओएनजीसी ने लिया लोन बैंक से। बैंक भी बहुत आराम से बैंक ने लोन दे दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ओएनजीसी एक ग्रोइंग कंपनी है और आगे फ्यूचर में इसका कोई कोलैप्स नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक ग्रोइंग कंपनी को उन्होंने बहुत आराम से पैसे दे दिए। अब हुआ क्या कि ओएनजीसी जो पहले प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, अब उसके ऊपर चढ़ गया लोन। कितना? 37,000 करोड़ का। ठीक है, उसने बैंक से लिया, गवर्नमेंट को दे दिया। अब बैंक ने लोन दे दिया, ओएनजीसी ने ले लिया, गवर्नमेंट तो बाहर हो गई, अब ओएनजीसी के ऊपर चढ़ गया लोन। तो पहले सबसे बड़ी दिक्कत जो ओएनजीसी को हुई है कि उसके ऊपर आ गया लोन। देखिए अब दूसरी बात क्या हुआ, ओएनजीसी की जो रेपुटेशन थी ना, ओएनजीसी की जो रेपुटेशन 1-1.5 साल पहले थी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, इंडिया में नहीं, ग्लोबल मार्केट में, यार ओएनजीसी एक अपस्ट्रीम कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छा काम करती है, ये उसकी रेपुटेशन थी। कोई लोन नहीं है। अब क्या हुआ है, अब उसकी रेपुटेशन में क्या फर्क आ गया कि यार ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वाई लॉस मेकिंग कंपनी? कि पहली बात तो इस पर लोन चढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर लोन होता है मतलब वो काम सही से नहीं कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत ओएनजीसी की रेपुटेशन के साथ हो गई। ओएनजीसी की एक सब्सिडरी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, है ना, ओवीएल जिसे हम बोलते हैं। तो ओवीएल क्या करती है, विदेशों में जाके ऑयल फील्ड्स को खोज करती है। अब विदेशों में जाके जब आप ऑयल फील्ड खोजते हैं तो आपको वहाँ पे किसी जो वहाँ की रेगुलर कंपनी होती है उसका सपोर्ट चाहिए होता है ना। आप अकेले जाके, आप दूसरी जगह जाके अकेले तो सब कुछ कर नहीं लेंगे, ना ही आप अपने इंजीनियर बिठा पाएंगे वहाँ पे। आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अपनी कोई किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो जो दूसरी जगह की प्राइवेट कंपनीज, दूसरे कंट्री की प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, वो कंपनी की वैल्यूएशन देखती है, वो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। अब उन कंपनियों को दिख रहा है कि यार ओएनजीसी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये उनकी रेपुटेशन के लिए भी गलत बात होती है। तो ये दिक्कत हुई है ओएनजीसी को, ये दिक्कत हुई है ओएनजीसी को पहले जो सपोर्ट मिलता था बाहर की कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से, वो मिलना धीरे धीरे हो रहा है कम। सपोर्ट इन द सेंस ऑफ, ऐसे नहीं कि यार वो अब उनके साथ ओएनजीसी के साथ काम नहीं करना चाह रही, ऐसा नहीं है, बट एक रेपुटेशन की बात आ जाती है ना। जैसे कि आप, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपके सामने 2 लोग हैं, एक के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, एक के ऊपर लोन नहीं चढ़ा हुआ, दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप किसके पास जाओगे? भले ही जिसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो पहले, बट स्टिल यू विल नॉट गो टू हिम और हर, तो आप उसके पास जाओगे जो कि क्लीन है ना। तो ये दिक्कत हुई है ओएनजीसी को। तीसरा पॉइंट क्या कि ओएनजीसी को इस लॉस से रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। जी हाँ, 37,000 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट,
और ओएनजीसी का काम भी अभी उतना सही नहीं चल रहा है। पिछले 2 सालों से ओएनजीसी का जो प्रोडक्शन है, ईयरली प्रोडक्शन, दैट इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, कंटिन्यूसली, है ना। तो ओएनजीसी का काम भी अभी इतना सही नहीं चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये ओएनजीसी के लिए बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा हो गई, है ना। एचपीसीएल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ओएनजीसी पे फर्क पड़ा है, ओएनजीसी के लिए घाटे का सौदा हो गई। नाउ नंबर 5 पॉइंट क्या था? अफेक्ट ऑन ओएनजीसी एम्प्लॉयज। अब चूंकि ओएनजीसी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, तो डेफिनेटली है, और बिल्कुल आपको भी समझ आ रहा होगा कि ओएनजीसी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी फर्क पड़ना ही पड़ना था। तो हुआ क्या है, अब ओएनजीसी को इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए ये जो डेट क्रिएट किया है ओएनजीसी ने, या डेट क्रिएट करवाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ओएनजीसी पे, तो अब होगा क्या कि गवर्नमेंट को, कि ओएनजीसी को करनी पड़ेगी अब कॉस्ट कटिंग, और ओएनजीसी कर भी रही है। अभी ओएनजीसी में 2018, 19, 20 में कई सारे रिटायरमेंट हुए हैं। उन्होंने अपने एक आईटीआई के रिप्लाई में ये बोला है, कई सारे रिटायरमेंट हुए हैं, बट जो वैकेंसीज ओएनजीसी ने निकाली थी वो अभी भी फिलफिल नहीं करी गई हैं, क्योंकि ओएनजीसी एक तरीके से अभी ये सोच रही है कि ये जो लॉस, ये जो डेट हुआ है, ये जो हमारी रेपुटेशन खराब हुई है, इसको हम कैसे टेक ओवर करें, इसको हम कैसे, इससे हम कैसे बाहर निकलें। सो कंपनी हैज़ टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट, कंपनी इज डूइंग दैट। कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कंपनी में, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, जिनसे पूछता हूँ, मुझे पता लग रहा है कि उसमें कॉस्ट कटिंग हो रही है। नंबर 2, फ्यूचर में आने पे ये हो सकता है कि जो नए रिक्रूटमेंट होंगे उनमें जो इनिशियल बेसिक पे होगा वो कम हो जाएगा। ऑलरेडी आईओसीएल एनटीपीसी ने अपना जो इनिशियल बेसिक पे है वो कम कर दिया गया है। उसके ऊपर मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको उसके बारे में बताऊंगा। वैसे ही ओएनजीसी का भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिलती थी, जो पर्क्स मिलते थे, वो कम कर दिए जाए इन द सेंस कि उनको थोड़ा सा कट कर दिया जाए, जस्ट कॉस्ट कटिंग। नंबर 3, जो रिक्रूटमेंट पहले ओएनजीसी करती थी अब उससे कम रिक्रूटमेंट करती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ओएनजीसी अभी कम कर रही है, और इस चीज़ को अभी उनको टाइम लग रहा है। अभी उनको ये सारी चीज़ कैलकुलेट करने में उनके एचआर के साथ, उनके फाइनेंस के साथ, उनके ऑपरेशन डिपार्टमेंट के साथ, हर जगह से, और ये सारी चीज़ें करने में उनको भी टाइम लग रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी ओएनजीसी को बोल दिया है कि यार यू हैव टू सेल योर ऑयल फील्ड्स। अभी आप को भी पता लग गया होगा कि ओएनजीसी को एमओपीएनजी के सेक्रेटरी की तरफ से एक चिट्ठी गई हुई है, जो कि 3rd टाइम गई है। उसमें ये बोला गया है कि यू हैव टू सेल योर ऑयल फील्ड्स, है ना। हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, आपको अपने ऑयल फील्ड जो है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दीजिए, जो आपकी विदेश लिमिटेड है उसमें भी हिस्सेदारी अपनी बेचिए। तो ओएनजीसी के ऊपर अब ये फर्क पड़ने लग गया, ये दिक्कतें ओएनजीसी को आने लग गई हैं। मतलब अच्छी खासी कंपनी चल रही थी, अच्छी खासी कंपनी को पहले आप लोन में ले आए, उसके बाद अब जब वो लोन में आ गई है, अब आप उससे कह रहे हैं कि आप अपने स्टेक बेच दीजिए। जब वो अपने स्टेक बेच देगी तो वो अपना लोन कैसे उतारेगी, और जब वो लोन नहीं उतार पाएगी तो गवर्नमेंट कहेगी कि यार ये तो लॉस मेकिंग कंपनीज है, व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस। सिंपल सी बात है ना, आप और मैं उस जगह होते तो भी यही करते ना। तो ये दिक्कत हो गई है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ओएनजीसी और एचपीसीएल के मर्जर से टोटल हुआ क्या है, क्या खिचड़ी बनी है इस जगह, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।